हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन लुक्स। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये आज की जो क्लास है मैंने ली है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम हुआ है 19 जुलाई 2024 को, तो उसकी ये क्लास है। तो उसमें मैथ्स के 71 से 110 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो उनका मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। आप लोगों को पता ही है क्वेश्चन कैसे भी रहे हो, हम जो सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल बेस्ट मेथड के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में। तो आप अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने एग्जाम में उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और प्रीवियस पेपर है तो आगे पैटर्न जो रहता है एग्जाम का बिल्कुल सेम रिपीट रहने का चांस रहता है, तो आप प्रीवियस पेपर को जरूर सॉल्व करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल 71 से स्टार्ट था मैथ के क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन में लिए पूरे 40 प्रश्न है और आप लास्ट तक जरूर देखें और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सभी सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूं। तो 71 क्वेश्चन नंबर हम पहले पढ़ लेते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग है। तो बेहद आसान सा सवाल है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या अप्रोच होगी आप इस सॉल्व करने के लिए? आप मुझे लगता है वही करेंगे, आप 196 को आप इधर लिखेंगे और वही फैक्टर करना स्टार्ट कर देंगे इसको। तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी, ये टाइम वेस्ट नहीं करना। सिंपल सा आप देखेंगे यहाँ पर 196 हमें दिखाई दे रहा है, 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 196 को। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई गलत बात है क्या? 2 into 7, जी बिल्कुल सही बात है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर, और इसको आप अलग अलग करेंगे तो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो बस हमको यह घातांकों का योग पूछा है, तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 2 और 7 की पावर 2, तो 2 + 2 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इसके घातांक जो पावर है, पावर का सम हो जाएगा 4। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप फैक्टर बना के करेंगे, तो स्मार्ट अप्रोचेस हमें लगानी पड़ेंगी, तभी हम क्वेश्चन बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला सवाल जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 72, ये अलजेब्रा का प्रश्न है, द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 = 0 के मूल है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा, ये हमें इसमें बताना है। तो ठीक है भाई, इसे भी कर लेते हैं। अगर इसको आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा एल प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0। और इसके हम मूलों के योग की बात करें, जो इसके रूट्स होते हैं उसका सम अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है, तो आप सभी को पता होगा माइनस का v अपॉन a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो जाता है। ऐसे ही हम मूलों के गुणनफल की बात करें मल्टीपल, तो ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा और ये होता है c अपॉन ए। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और नहीं पता है तो आप इसे आज याद कर लें और यही इसी से हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो इस प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग हो गया। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से हम निकालेंगे। इस इक्वेशन में हम देखें तो हमारी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, बी की वैल्यू +3 आएगी और ए की वैल्यू 4। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा -3/4, -3/4 रखेंगे आप, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन है, तो 7/4। 4 से 4 ये वाला कैंसिल कर देंगे और ये बचेगा -3/7। -3/7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तीसरे में देगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी में 11वें पद का 11 गुना उसके 7वें पद के 7 गुना के बराबर है, तो इसका 18वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको किसी भी समांतर श्रेणी के लिए nth टर्म का मान पता होना चाहिए। तो nth टर्म जो होता है उसको हम an या tn से भी नोट कर देते हैं। तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आप लोगों को पता होना चाहिए ए यहाँ पर होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और डी होता है यहाँ पर, डी यहाँ पर होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सारवांतर बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस, ये होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो टर्म पूछा जाएगा वो डी के साथ उससे एक कम आता है। जैसे अभी मैं पूछूं आपसे तीसरा टर्म बताइए, तो आप तुरंत बोल देंगे ए प्लस 2डी। जैसे मैं बोलूं पांचवा टर्म बताइए, ए प्लस 4डी, मतलब डी के साथ जो नंबर आएगा, डी का मल्टीपल जो भी रहेगा वो हम एक कम करके लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे श्रेणी का 11वां पद है, तो 11वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 10डी, ये हो जाएगा, ठीक है जी। और उसका 7वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 6डी, मतलब डी के साथ एक कम करके हम लिख देंगे। अब उसने बोला है 11वें टर्म का 11 गुना, तो इसको आप 11 टाइम करोगे, 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे बराबर, इसके 7 गुने के बराबर है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे जी, बिल्कुल कर देंगे। तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा प्लस 110 हो जाएगा, 110डी बराबर 7 प्लस 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 42डी।
ए आप एक तरफ लेके जाएँगे तो यहाँ से इधर लेके जाएँगे तो ये 4a बचेगा। जी, बिल्कुल बचेगा और इधर आप इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये बचेगा आपका 110 इधर जाके 110 माइनस का हो जाएगा और 42 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 110 में से 40 घटा देंगे तो 70 और 2 और माइनस हो जाएगा तो 68 बचेगा ये माइनस का 68 डी और ए बराबर हम यहाँ से निकालें कितना आ जाएगा माइनस का 17 डी ये ए बराबर माइनस का 17 डी ये हमें रिलेशन मिल गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में रिलेशन मिल गया हमको अब इसका यूज करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर बता देंगे हमें पूछा गया इसका 18वां टर्म तो 18वें टर्म की बात करेगा तो वो हो जाएगा a प्लस 17 डी ठीक है जी अब ए की जगह हम क्या रख सकते हैं इसमें माइनस का 17 डी और प्लस का 17 डी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा जीरो तो इस समांतर श्रेणी का जो 18वां पद होगा वो जीरो होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझे होंगे अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये तो पी एक्स कॉमा वाई ए 5,1 और बी माइनस 1,5 से समान दूरी पर है तो ये दिया हुआ एक पॉइंट है पी जो ए और बी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो हमें बताना है एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा तो ठीक है मेरे भाई इसको भी बना लेते हैं हम सॉल्व करते हैं जैसे मैं मान लेता हूँ पी यहाँ पर ये कोई पॉइंट था पी एक्स कॉमा वाई जी बिल्कुल अब इससे दो पॉइंट समान दूरी पर एक पॉइंट था ए और एक पॉइंट था वी मैंने ऐसे मान लिया ए पॉइंट था वो था 5,1 और बी पॉइंट था माइनस का 1,5 ठीक है जी अब जो बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है तो वो आप लोगों को याद होगा जैसे वहां पर मैं आप लोगों को इसे भी बता देता हूँ बिल्कुल डिटेल में सब चीजें बताएंगे आपको और क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे ए और बी ठीक है यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है x1 और ये y1 और ये पॉइंट है x2 और ये y इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें हम ए बी इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ठीक है जी ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है ये किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट अगर हमें दिए हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है तो यही फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है तो यहाँ पर सेम हम पी ए और पीवी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो पी ए आप यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा पी ए का मान आप इसमें से x1 x2 कोई सा भी पॉइंट मान सकते हैं चाहे इसे मान सकते हैं चाहे आप इसे मान सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है तो मैं यहाँ पे निकालूंगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपका पी ए ऐसे ही आप पी भी निकालेंगे पी भी कितना आ जाएगा और इसमें रूट लगा देंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट पी बी पी बी का मान निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा x माइनस यहाँ पर प्लस 1 आ देगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर अब क्वेश्चन में हमें बोला ही गया कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं दोनों बराबर दूरी पर हैं तो हम पी ए बराबर पी बी यहाँ से पुट कर सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी तो पी ए आप पी बी के बराबर रख देंगे इसमें तो मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ इधर एक मिनट नया एक और पेज ले लेते हैं दोस्तों आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आप इसको बराबर रख सकते हैं बराबर रखेंगे और यहाँ पर दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा तो इसका रूट तो खत्म ही हो जाएगा ये ठीक है अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स में डायरेक्ट इसको होल स्क्वायर करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 25 माइनस का 10x आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यही आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y इधर आप सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा ये बिल्कुल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और दूसरा कलर ले लेता हूँ थोड़ा और इधर इधर दे देखेंगे आप वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा ये वाला बिल्कुल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे बाकी वरना इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10x ये बचा इधर से माइनस का 10x और यहाँ से 25 और ये कितना हो जाएगा 26 और माइनस का 2y इधर सॉल्व करेंगे तो 2x और यहाँ से कितना था ये 1 ये भी 26 हो जाएगा प्लस का 26 माइनस का 10y तो 26 से फिर 26 कैंसिल कर देंगे आप ये वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा अब इसको x के एक तरफ करेंगे आप तो इसे इधर लेके आएंगे आप इसको इधर लेके जाएं y वाला इधर करेंगे तो y इधर 10y को इधर लाएंगे 2y माइनस हो जाएगा इसमें से बचेगा 8y इधर हो जाएगा ये 12x 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8 2y और ये हो जाएगा 3x 2y बराबर 3x ये रिलेशन इन दोनों में बनेगा तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है 2y बराबर 3x तो ऑप्शन आप चेक कर लें 2y इक्वल टू 3x ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य की ऊंचाई बहुत ही आसान प्रश्न इससे आसान प्रश्न इस पेपर में कोई हो ही नहीं सकता इसका आंसर डायरेक्ट कितना बताएंगे 45 डिग्री 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कुछ भी नहीं सोचना है
तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये देखिए आप मान लीजिए कोई टावर है और इसकी छाया ये वाली हो जाती है, इसकी छाया ये वाली, ये इसकी ये वाली छाया है एस मान ली मैंने, और ये हाइट इसकी मान ली ये वाली। तो ये दोनों बोलता है बराबर है, एच बराबर एस के। तो आपको पता ही है जब दोनों बराबर हो जाती है तो ऐसा कब होता है, जब ये थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। टेन 45 आप लगाएंगे तो क्या होता है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो टेन 45 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, टेन 45 इसमें आप यूज करेंगे तो ये एच अपॉन एस आएगा। टेन 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर एच अपॉन एस, तो एच बराबर एस के हो जाएगा। तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब ये परपेंडिकुलर और इसका बेस जब बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस जब इक्वल होते हैं, तो हमेशा थीटा का मान होता है 40 डिग्री। इस कंडीशन में थीटा हमेशा होता है 45 डिग्री। तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया, तो ये बहुत ही आसान था प्रश्न था। सब आसान प्रश्न नहीं है, बस कुछ ही प्रश्न इसमें ठीक ठाक पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयां 2:3 अनुपात में, बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात। ठीक है जी, इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बात करें आयतन की, तो आपको बेलन का आयतन पता ही होगा, जिसे मैं B1 मान लेता हूँ। B1 ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, तो मैं इसको R1 ले लेता हूँ और इसे H1। ठीक है जी, और इसमें मैं B2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हमें रेशियो पूछा गया B2, जो किसका आयतन है, शंकु का, कोण का। तो इसका होता है 1/3, बस इसमें 1/3 आ जाता है, बाकी सेम ही रहता है। पाई R1 यहाँ पर R2 मान लेंगे, R2 स्क्वायर, और ये H2। ठीक है जी, तो यहाँ पर पाई से पाई आप कैंसिल कर देंगे और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 में स्क्वायर से लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और H1 अपॉन H2, ये इसको लिख सकते हैं। अब जो भी हमारे वैल्यू यहाँ पर दी है आप रख देंगे इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो 3 R1 अपॉन R2 3 और 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 16। ठीक है, और H1 अपॉन H2 2 अपॉन 3, तो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा ये वाला, बिल्कुल हो जाएगा जी, 2 से 8 टाइम हो जाएगा जी, हो गया। इसका अनुपात कितना आ जाएगा, B1 और B2 का अनुपात देखेंगे हम यहाँ से, तो आएगा 9:8, जो कि किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप ये गलती ना करें, ऑप्शन 4 को टिक बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये 8 और 9 है, हमारा आया है सब 9 और 8 अनुपात। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे से ये भी समझ आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं फिर इसी बात पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही आसान, राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्ण, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक तो एक तरीका ये है, आप कुछ नहीं करें, इसका 2 और जो भी यहाँ पर भुजा दी गई है उसका स्क्वायर करके इसी में मल्टीप्लाई कर दें, 4√2 का स्क्वायर। ये तो आप करेंगे कितना आएगा, ये 2, और ये इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 16, और ये 2 32, और इसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर रूट। ये बता दूंगा मैं क्यों करना हूँ, ये बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में भी। तो 16 दूनी 32, या फिर ऐसे कर सकते हैं, 4 यहाँ से बाहर निकल आएगा और एक पेड़ 2 का बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2। इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इधर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने क्यों ऐसे डायरेक्ट कर दिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल मान लिया मैंने, यहाँ पर राइट एंगल है पॉइंट बी पर, ये पॉइंट ए बी और ये सी, इसका कर्ण हो जाएगा ये वाला हाइपोटेनियस। तो इसने बोला ये दोनों बराबर हैं आपस में, ये दोनों बराबर हैं, दी कितनी है ये वाली हो जा 4√2, 4√2 और 4√2। तो आपको हाइपोटेनियस एच का मान बताना है। एच आपको पता ही है, एच स्क्वायर बराबर किसको होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया, मुझे पता ही था दोनों भुजाएं अगर समान है तो 2 से गुना होना ही है इसमें, और यहाँ पर ये 4√2 और इसका मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को बना सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल बनाकर। कोई ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया, बस आप लोगों को समझा दिया। तो फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। तो भाई मैं तो इस प्रश्न को ऑप्शन में देखूंगा, तुरंत ही टिक कर दूंगा मैं। मुझे दिखाई दिया 121, इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ जी 2 में दिख रहा है 121, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, डी। अब आप लोगों को बता दूं मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखा, ये मुझे दिखा 100, तो 100 और यहाँ पर इस 2 वर्ष 2 साल की बात है, मतलब 2 ईयर का यहाँ पर टाइम दिया है, तो हमेशा यहाँ पर इससे अगला 10 से 11, 11 का स्क्वायर आएगा, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 101 तरीके से बता देता हूँ इस प्रश्न को। तो पहला तरीका तो यही है, 10% का मतलब क्या होता है, आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, 2 वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1/10 होता है। तो यहाँ पर अगर ये हम 10 मान लें, प्रिंसिपल 10, प्रिंसिपल मान लें भैया 10, ये बिल्कुल मान लिया, तो अमाउंट वो 1 बढ़ जाएगा उस पर, एक हमें अमाउंट मतलब 1 उसमें ब्याज बढ़ जाएगी, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 11। ये पहले साल की बात होगी, फर्स्ट ईयर की।
ऐसे सेकंड ईयर सेम कंडीशन यही कहानी बनेगी, तो फिर से 10 से कितना हो जाएगा 11, ठीक है जी। तो आप इसको गुना करते हैं, आपको पता ही होगा ये 100 और ये कितना हो जाएगा 121। इसमें क्या देखा है, दो दो जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो दो जीरो आप यहाँ एक्स्ट्रा लगा देंगे और यहाँ भी दो जीरो लगा देंगे, तो बस कितना आ गया 121 आएगा। ये गलती से लिख गया है 121, और ये दो जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, तो कितना आंसर हो गया हमारा। तो आप बोलेंगे जी आंसर हमारा हो गया इसका, एक मिनट, 121 जीरो, ठीक है, दो जीरो आएंगे, एक मिस्टेक फिर से हो गई। यहाँ पर हमारा था 121 था, 121, ठीक है, और इसमें दो जीरो एक्स्ट्रा आएंगे, तो ये हो जाएगा 12,100 रुपये, और ये था 10,000। 10,000 से 12,100 रुपये हो गया हमारा अमाउंट। तो आप इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, वो आएगा 2100 रुपये, 2100 रुपये। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है इसको करने का। एक ट्री मेथड भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे 10,000 रुपये थे यहाँ पर, 10,000, 10,000 आप यहाँ लिखेंगे ये, ठीक है। अब पहले साल की बात करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, इसे बोलते हैं ट्री मेथड, ठीक है जी। और रेट है 10%, दोनों साल 10% रेट है, 10%। तो पहले साल के लिए बात करेंगे हम, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये 1,000, एक जीरो कम कर देंगे बस पीछे से। ऐसे ही दूसरे साल के लिए बात करेंगे, तो ये 1,000 तो यहाँ से मिल जाएगा, और इसका भी 10% अभी मिलेगा। तो इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है 100। तो आप इसको ऐड करेंगे, तो ये तो हमारी सी आई निकल के आएगी, ये हमारी सी आई हो जाएगी सब। ये होती है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना हो गया, ये 2100, आप इसको ऐड करेंगे, 2100 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और 10,000 में आप 2100 जोड़ देंगे, तो 12,100 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी, इस वाले मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का प्रश्न है। यदि संख्या x को 1 2 3 में से चुना जाता है और y को 1 4 9 में से चुना जाता है, तो p x, y इज लेस देन 9 है। तो क्वेश्चन में कुल बात ये है कि x को हम 1 2 3 में से चुनते हैं और y को 1 4 9 में से, लेकिन x और y, जो x y दोनों नंबर हैं, x और y का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा वो 9 से छोटा रहना चाहिए। इस टाइप से हमें उन संख्याओं को चूज करना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन में आप देखेंगे, x में अगर 1 लेता हूँ और y भी 1, क्या ये 9 से कम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। x में लेता हूँ 1, ठीक है, मैंने लिया 1, और y लिया मैंने 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1 आएगा, ये लेस देन 9 है। तो एक तो कंडीशन ये हो जाएगी। एक कंडीशन ये ले सकते हैं आप दोनों को, ये वाला ले लिया, ठीक है जी, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा, मैं इसको ले सकता हूँ 1 और 4 को, 1 और 4 को इससे हटा देता हूँ। 1 और 4 को लेंगे आप, एक कंडीशन ये बन जाएगी, इन दोनों का आप गुना करेंगे तब भी यहाँ से छोटा आएगा, तो 1 इंटू 4 करेंगे, ये भी 9 से छोटा, एक कंडीशन ये हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन ये हुई, सेकंड ये हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन और देखेंगे, तो मैं 1 और 9 को लेता हूँ। तो 1 और 9 क्या आप ले सकते हैं, 1 और 9 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 9 9 के बराबर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 9, लेकिन हमें 9 से छोटा लेना है, तो इसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर कौन सा लेंगे आप, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से। जैसे मैं 2 और 1 ले सकता हूँ, ये वाली कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी 2 इंटू 1, ये हो गया, ठीक है जी। 2 इंटू 4, और चौथी कंडीशन कौन सी ले सकते हैं आप, 2 इंटू 4, ये जो 2 चौके 8 होता है, ये भी 9 से छोटा है, इसे भी ले सकते हैं। और उसके अलावा एक और क्या ले सकते हैं आप, 2 इंटू 9, बिल्कुल नहीं ले सकते, 18 हो जाएगा। 3 इंटू 1, यहाँ से 3 ले लें और 1, तो पांचवी कंडीशन हो जाएगी 3 इंटू 1, ये भी 9 से छोटा है। अब 3 इंटू 4 लेंगे 12 हो जाएगा, नहीं ले सकते। 3 इंटू 9 लेंगे, नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारी कितनी कंडीशन ऐसी बनी, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन हमारी ऐसी बन सकती है। तो वहां पर जो हमारे लिए टोटल आउटकम यहाँ पर कितने हैं, टोटल आउटकम आप बात करें, तीन संख्या ये हैं और तीन संख्या ये हैं, तो टोटल आउटकम यहाँ पर हो जाएंगे 3 इंटू 3 9, और उसमें से हमें 9 संख्या चुननी है। तो ये हमारा नंबर ऑफ एस होता है, आप लोगों को पता ही होगा, ये नंबर ऑफ एस ही हो जाएगा। और नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ यहाँ पर सैंपल स्पेस हमारे टोटल 9 होंगे, नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट हमारी हो जाएंगी 5, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, ये आप लोगों को नहीं पता तो आप लिख सकते हैं एन ई, एक मिनट, एन ई नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो आप इसको याद रख लें, नहीं याद है तो आप लोगों को, तो पी बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 5/9, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो फिर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आपको पता ही है आप क्या टिक करते हैं, तो जल्दी से टिक कर देंगे आप ऑप्शन ई, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, अगले प्रश्न पर तुरंत ही बढ़ जाएंगे पेपर में, क्योंकि पेपर में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो आपको टाइम बचाना है और वो अगले प्रश्न में लगा देना है। तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, जरूर आपको समझ आएगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त, फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अभी मैंने आप लोगों को पीछे बता ही दिया है, जो रूट्स होते हैं उनका सम और मल्टीपल क्या होता है, तो वो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर दिया है मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात पूछा है, तो मूलों का योग मैं करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 5, यहाँ से बी का वैल्यू है और ए का वैल्यू 2 है, तो 5/2 आ जाएगा, योग तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर गुणनफल की बात करेंगे आपको 4/2 आ जाएगा। तो कोई प्रश्न है ये, क्या ही प्रश्न है ये, इसको यहाँ खत्म कर दोगे आप लोग, 2 से 2 क्या अनुपात आ गया इन दोनों का, 5/4। तो इतना आसान सा प्रश्न था,
बहुत ही आसान, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ये आप लोगों को ये भी समझ आया होगा, तो इसी बात पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है जी, ये फिर से बेहद आसान सवाल, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को देखो कितनी अच्छी ट्रिक से आप लोगों को बताता हूँ। आप पता नहीं क्या क्या इसको करेंगे सॉल्व करने में, लेकिन मैं बताऊंगा आपको इसका बेहतरीन तरीका। तो आप ध्यान से समझें। ठीक है, तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज मैंने एक बना लिया है। एक समबाहु त्रिभुज मैंने मान लिया एक समबाहु त्रिभुज है। बहुत ही टेढ़ा बन रहा है जी भैया। ए वी और ये सी, इसने बोला ADBC पर परपेंडिकुलर है, लंब है ये, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है AD। ये ठीक है जी, फिर तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। परपेंडिकुलर तो पाइथागोरस किस काम कब काम आएगी। तो मान लीजिए मैंने इसकी भुजा मान ली 2 सेंटीमीटर, सभी भुजाओं की लंबाई मैंने 2 सेंटीमीटर मान ली। दो दो और दो, ये वाली दो होगी तो ये आपको पता ही होगा बराबर हो जाती है दोनों। जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये वन हो जाएगी, ये वाली भी वन हो जाएगी। ठीक है जी, वन वन हो जाएंगे दोनों। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमें रिलेशन किसमें पूछा गया है, AB और AD में रिलेशन दिया गया है, AB और AD में। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप अगर AB का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से AB का स्क्वायर करके देखिए आप, तो यहाँ से AB का स्क्वायर मुझे बताएंगे कितना आएगा। 4 आएगा जी, ठीक है जी। और यहाँ से आप देखेंगे BD का AD सॉरी AD में रिलेशन दिया है, तो AD का स्क्वायर कितना आएगा, AD का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ये आपको निकालना पड़ेगा, AD इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे चार इसका पाइथागोरस लगाएंगे आप इसमें। दो दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से आप एक माइनस करेंगे तो √3 आ जाएगी AD यहाँ से, √3। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया इन दोनों में रिलेशन, तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत है क्या। बोलेंगे आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 3 ऑफ AB स्क्वायर बराबर किससे हो जाएगा, 4 ऑफ AD स्क्वायर। तो इससे आसान तरीका इस प्रश्न का कोई भी हो नहीं सकता। अगर कोई हो तो आप मुझे कमेंट में उसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपके हिसाब से, आपके हिसाब से तो क्या इसके हिसाब से भी यही हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बस जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न आए संभावित रोध का, तो आप भुजा की लंबाई कुछ भी मान सकते हैं जो आपको सूटेबल लगती है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पर दो ही लेते, आप 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते थे आप। आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि बतानी है, पाई का मान दिया गया है। ठीक है, तो इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। लो जी, क्या होती है वृत्त की परिधि, आप लोगों को पता ही होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई जी, और रेडियस इन दोनों का डिफरेंस दिया है 37। ठीक है जी, अब यहाँ से आप आर अगर कॉमन ले लेंगे और पाई का मान लगा लेंगे, पाई का मान लगाएंगे तो 44 हो जाएगा। 44 बट्टे 7 और माइनस का आर की वैल्यू लगा देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर। आर तो हमने कॉमन ही ले लिया, आर तो निकालना है, आर की वैल्यू कहाँ से लगा देंगे, 1 बचेगा और ये 37। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आर और ये 37/7, और ये हो जाएगा 37 के इक्वल। 37 यहाँ से कट जाएगा, इससे आर बराबर कितना आ जाएगा, 7। अब आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ ही गया है, इसने पूछा इसकी परिधि क्या है। तो आर का मान अगर आप यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो ये 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 7 आप प्लस करेंगे तो 2 पाई आर, यही तो हमारी परिधि है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन पहले में दिया गया है। तो बस इसी तरह से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, त्रिभुज एबीसी सी पर समकोण है, तो कॉस ए प्लस बी का कुछ नहीं, कोई चित्र नहीं बनाया आप लोगों को। अगर सी समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो बाकी के जो दो एंगल बनेंगे इनका भी तो सम भैया 90 होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो फिर क्या ही बचा है इसमें, तो cos 90 की वैल्यू आप नहीं जानते हैं, cos 90 बराबर 0 के होता है, 0 के लिए। तो बेहद आसान मौखिक क्वेश्चन, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं थी इसमें, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है जी, तो बस अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम ऐसे प्रश्नों पर नहीं करना है वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासों को फेंकने पर 10 आने की प्रायिकता। ठीक है जी, तो दो पासों पर 10 आने के लिए चलो मैं आपको ऐसे डिटेल से समझा देता हूँ। जैसे दो पासे मैंने मान ली, पासा फर्स्ट है और पासा सेकंड, डाइस फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में मैं नंबर लिख लेता हूँ, 1 से 6 तक रहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे वाले पे आप लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो आप चेक करिए 10 कहाँ कहाँ बन सकता है। 1 और 1 ऐड करेंगे 10 बनेगा, बिल्कुल नहीं। 1 और 2 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा। 1 5 बिल्कुल नहीं बनेगा। 2 6 2 नहीं, 1 5 6 नहीं बनेगा। फिर यहाँ से 2 से लेंगे आप, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। चेक ही कर लें आप, जो सम बनेगा एक तो 6 और 4 का बनेगा, 4 और 6। जैसे मैं यहाँ से लेता 4, ये वाला 4, ये 4 और 6, इसको आप ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 10। ठीक है जी, या फिर इस वाले डाइस से आप ले लेंगे 4 और 6, एक ये बन जाएगा, कितना हो गया, दो कंडीशन, और एक यहाँ पे बनेगा 5 और 5। तो इसके लिए तीन कंडीशन पॉसिबल है, एक तो 6 एंड 4, ये 10 हो जाएगा, और दूसरे डाइस से लेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा, और एक 5 और 5।
ठीक है जी। इसके लिए 3 कंडीशन पॉसिबल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ई अभी पीछे ही बताया मैंने कितना हो जाएगा 1 2 3 3 और यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6 इंटू 6। तो ये आप 3 से डिवाइड कर देंगे इसको दो बार 1/12। 1/12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन डी आप इसका टिक करेंगे। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 85। यदि पी एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम सामवर्त पी पी स्क्वायर पी क्यू। तो ये कोई प्रश्न है क्या, क्या ही करना है इसमें लोग, पी क्यू हो जाएगा इसका आंसर ये वाला। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जी। इसका में एलसीएम पूछा गया, तो एलसीएम क्या होता है, इन सब में से सबसे बड़ी संख्या लेनी है और जिन तीनों से डिविजिबल होनी चाहिए। लघुत्तम समावर्त इसका पी क्यू हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए भी यहाँ पर 2 होता, मैं पी की जगह 2 मान ले रहा हूँ और 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा 4 और ये 8। तो आप इसका एलसीएम नहीं बता पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे, 8 हो जाएगा इसका एलसीएम। ऐसे यहाँ पर सेम आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जब एक ही नंबर है और उसकी पावर अलग अलग है तो हमेशा एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है। एलसीएम हमेशा हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर पी की क्या है यहाँ पर, पी क्यूब। तो हाईएस्ट पावर ही हमेशा एलसीएम होता है। हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमारा एलसीएम होता है। तो इसका पी क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी समझे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है जी। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग लिया जी। ठीक है जी। वर्ग आप बनाएंगे, इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर ही, और इसमें आप एक वृत्त बना देंगे सर्किल। ये ऐसे सर्किल आप अगर इसमें ऐसे बनाएंगे जी, तो इसकी रेडियस नहीं बता सकते हैं कि रेडियस क्या हो जाएगी इसकी भुजा की आधी। जैसे 10 से सब लंब से बराबर हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस मिल गई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बस रेडियस निकालना ही मेन काम है। तो पाई आर स्क्वायर होता है पाई, और ये आर का स्क्वायर करेंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा 25 पाई। 25 पाई इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल में, इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है जी। तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोगों को पता ही होगा। किसी भी त्रिज्यखंड जो बनता है त्रिज्यखंड, उसका एरिया निकालने के लिए हम थीटा अपॉन 360 इंटू इसका जो एरिया होता है मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए पाई आर स्क्वायर। ये इसका एरिया का सूत्र होता है त्रिज्यखंड के लिए। तो आप इसको याद कर लें, जो भी एंगल दिया है उसे ऊपर रखेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर थीटा कितना दिया 60, और 360 में आप डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा। पाई का मान लगाएंगे 22/7, आर का मान दिया है 6, 6 का स्क्वायर आप कर देंगे 36। ठीक है जी। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, और 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा। 22 के साथ 132/7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। वेरी नाइस प्रश्न ये भी। n+1 का स्क्वायर -1 को 8 से विभाज्य है। तो यदि n है, हमें ये बताना n+1 का होल स्क्वायर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर -1। अगर ये संख्या 8 से विभाज्य होती है तो n का मान इसमें से क्या हो सकता है, एक समपूर्णांक हो सकता है, एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है, एक पूर्णांक हो सकता है, या फिर एक विषम पूर्णांक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देख ले रहे हैं, तो जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न दिखे तो यहाँ पर पहले दिया है एक समपूर्णांक, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 रख के देखा, 1 मैंने यहाँ पर मान लो 1 पुट किया है यहाँ पर, तो मैं पुट करता हूँ 1, तो आप बोलेंगे 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 4 में से आप 1 माइनस करेंगे 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 कभी भी 8 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा। तो ये आंसर हो सकता है इसका, नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या कभी नहीं आ सकती। ठीक है, 1 तो प्राकृतिक संख्या तो आएगी ही नहीं, 1 नहीं आया तो प्राकृतिक संख्या तो आ ही नहीं सकती। अब जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ 2, ठीक है, अब 2 रखता हूँ, 2 रख के देखेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे आप कितना हो जाएगा 9, 9 में से आप 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, 8 से डिविजिबल है, ये बिल्कुल डिविजिबल है। तो आगे चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पर रखते हैं 3, 3 1 हो जाएगा 4, 4 का इसका 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15, नहीं होगा डिवाइड। फिर रखेंगे यहाँ पर 4, 4 1 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से करेंगे 24, बिल्कुल डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक समपूर्णांक बनना है, समपूर्णांक, यहाँ पर कोई भी एक समपूर्णांक होगा तभी इसका आंसर पॉसिबल है। आप रख के दे सकते हैं यहाँ पर वैल्यू, जैसे 2 रखिए आप पहले, 4 6 8 डॉट डॉट, यानी जो 2 से कटने वाली संख्या अगर यहाँ पर रखी जाएंगी समपूर्णांक इवन नंबर्स, तो ये 8 से हमेशा डिविजिबल होगा। अब 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से ये मैंने बता ही दिया। जैसे आप यहाँ पर रखेंगे 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 हो जाएगा 24, 24 8 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 हो जाएगा 36, 6 और 1 हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 48, 48 जो कि 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो n का मान है एक समपूर्णांक होगा तभी ये 8 से डिविजिबल होगा। तो आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। तो अब बढ़ते हैं फिर भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। ये दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो एक दूसरे की वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पर भी एक ट्रिपलेट बनता है वो देखना है। तो 4 5 पर कब ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है 3 4 और 5 पर। ये तो आपको इसका डबल कर देना है, जो भी ट्रिपलेट यहाँ पर 2 तो दिए थे 4 और 5, तो 3 का आप डबल करेंगे कितना हो जाएगा
6 6 सेंटीमीटर उस जीवा की लंबाई होगी जो कि ऑप्शन पहले में दिया गया है। बस सॉल्व तो आपको ऐसे ही करना है, लेकिन आप चाहेंगे कि है मतलब ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। थोड़ा सा मैं सर्कल बना लेता हूँ अगर दो छोटे-छोटे सकेंद्रित वृत्त, मतलब इनका केंद्र दोनों का सेम है, ये मान लिया मैंने। और यहाँ पर एक जो है ये वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये वाली 4 है, और बड़ा वाला जो वृत्त आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये 5 है, ठीक है। और यहाँ से एक जो जीवा जाती है, बड़े वाले वृत्त की जीवा होगी, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी ये वाली, जैसे ए और बी, इसी की लंबाई हमें पूछी गई है। तो यहाँ पर ये पता ही होगा आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेंटर से किसी भी स्पर्श रेखा पर डाली गई जो रेखा होती है वो होती है एक लंब, तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 आएगा, ये 3। और ये इसका डबल होता है, दोनों बराबर होती है। यहाँ पर जैसे ओ पॉइंट है, ए ओ बराबर ओ बी का होता है, ए इक्वल टू ओ बी। तो ए और ओ बी बराबर होंगे तो 3 ये भी होगा, 3 और 3 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये इसका कंसेप्ट था। तो कंसेप्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे जब भी आपको प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, चित्र बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। यह द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य दो हो तो के का मान। बहुत आसान सा प्रश्न। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। जब इसका ये रूट है, अगर दो इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की जगह हम यहाँ पर दो रखेंगे, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 0। तो के बराबर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले में दिया गया। तो ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चनों की और आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। टीआरई 4 की वैकेंसी जो है बीपीएससी की, वो शायद फरवरी में आने वाली है, तो आप तैयारी पर अभी से लग जाएं और प्रीवियस पेपर जो भी हुए उनको सॉल्व करें, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस जो भी इसमें पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर का पढ़ेंगे आप तो सिलेक्शन से कोसों दूर रहेंगे। तो इसलिए जो रिलेवेंट सिलेबस है उसी को आप पढ़ें। और मैं जो जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस, उससे टीआरई 2 वाला या फिर एक जो कैंसिल हुआ था क्वेश्चन पेपर, उसको भी मैं कुछ दिन में सॉल्व करके यहाँ अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4 और 9 दिया है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो कभी भी दो समरूप त्रिभुज, जैसे कोई त्रिभुज है, दोनों हैं सिमिलर, ये वाले समरूप त्रिभुज हैं, ये वाले दोनों समरूप त्रिभुज हैं, हमेशा अगर इनके साइड का रेशियो हमें मान लो एक्स और वाई दिया है, इस साइड का रेशियो एक्स वाई, इसका कंसेप्ट आप लोगों को पहले समझा दूं, प्रश्न में तो कुछ भी नहीं है, देखते ही आप टिक कर देंगे। साइड का रेशियो अगर एक्स वाई है, मान लो ये एबीसी का, ए बी सी और ये डी ई एफ, इन दोनों की साइड का रेशियो में एक्स और वाई पता था, तो हम अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया हमेशा इन साइड का स्क्वायर होता है, हो जाएगा उनका अनुपात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में उसकी साइड का रेशियो 4 और 9 दिया है, तो हमें बताना है इसके एरिया का रेशियो। तो 4 का स्क्वायर करेंगे आप 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, तो 16 और 81 इसका अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी, तो जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न आए कि इसमें कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल है उनकी साइड का रेशियो हमें दिया गया है, तो साइड के रेशियो का स्क्वायर आप कर देंगे, वही उसके एरिया का स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरी बात आप अच्छे से समझे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए 1,2 बी 0,0 और सी 1,b सररेख हो तो हमें बताना ए और बी में क्या रिलेशन होगा। तो ठीक है, आप जैसे ये कोई 3 पॉइंट है, मान लीजिए मैंने 3 पॉइंट ले लिए ए बी और सी, ये लाइन यहाँ से जाएगी सीधी, सररेख होंगी, सीधी रेखा यहाँ से जाएगी, स्ट्रेट लाइन ये वाली। तो ये वाला पॉइंट दिया है यहाँ पर 1,2 और ये दिया है 0,0 और ये दिया है ए कॉमा बी। तो आप एक चीज मुझे बताएंगे, जब भी ये पॉइंट एक लाइन में आएंगे तो ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इन लाइन से जाने वाला जो भी समीकरण होगा, इक्वेशन होगा, उसको हमेशा पॉइंट तीनों सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे 0,0 तो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 तो हम चेक कर नहीं सकते। मान लीजिए मैंने 1,2 पॉइंट लिया, तो 1,2 में सभी ऑप्शन में पुट करके देखता हूँ, रख के देखता हूँ, जो भी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने एक ही जगह इसमें आप रखेंगे 1, एक ही जगह आप ये एक्स कॉमा वाई जो होता है, एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब एक्स यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं एक ही जगह यहाँ पर, और बी की जगह यहाँ पर रख सकते हैं हम 2। तो यहाँ पर एक ही जगह आप रखेंगे यहाँ पर 1 और ये, तो 1 बराबर 4 के हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है पहला ऑप्शन। दूसरे वाले में एक ही जगह रखेंगे हम 1, तो 2 इंटू 1 2 आएगा, और बी की जगह रखेंगे 2, 2 बराबर 2 के आगे, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2A बराबर बी। ये इसका राइट आंसर है। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, हमें ऑप्शन टिक करना है, ना कि हमें वहां पर अपना कोई भी सॉल्यूशन दिखाना है। या फिर इसका दूसरा तरीका आप चाहते हैं कि मैं तरीके से बताऊं, तो तरीका आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं हम। एक तो तरीका ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें, ए बी और बी सी, फिर ए सी, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, या फिर इन दोनों की हम स्लोप जो प्रवणता होती है उसको निकालें, उससे भी कर सकते हैं। मान लो ए बी की प्रवणता निकालता हूँ, यहाँ पर ए बी की तो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बाई 2 माइनस बाई 1, 0 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 1। ठीक है जी, और इधर आप निकालेंगे इसकी BC की स्लोप, तो कितनी हो जाएगी v माइनस 0 अपॉन, इसकी निकालेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से माइनस इधर कैंसिल ही हो जाएगा ये वाला,
ये 2a बराबर b, तब भी यही आएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, तरीके से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो देख लेते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शेयर का क्वेश्चन है, जिसमें लाभांश वगैरह जो निकालना होता है। 100 रुपए का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपए निवेश करने पर 65 रुपए का लाभांश होता है। तो ठीक है जी, करते हैं सभी सॉल्व। जैसे किसी व्यक्ति को 100 रुपए पर 5% बाजार मूल्य मिलता है, तो मान लेते हैं उसको 100 पर 5 रुपए का लाभ मिलेगा। 100 रुपए पर 5 रुपए का लाभ मिल जाएगा, उसे लाभ मिलेगा 5, 100 पर। ठीक है जी। अब लेकिन उसको टोटल जो लाभांश यहाँ पर हुआ है वो 65 रुपए हुआ है। तो उसका जो नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, उसने कितने शेयर जो खरीदे हैं उसकी शेयर की संख्या निकाल दें, कितनी हो जाएगी। तो वो हो जाएगी 65/5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो टोटल उसने 13 शेयर यहाँ पर खरीदे हैं, 13 शेयर में उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है जी। 13 शेयर उसको मिले कितने रुपए के, 1430 के। तो 1430 में आप 13 से डिवाइड कर देंगे, उसके हर एक हमें शेयर की कीमत यहाँ पर पता चल जाएगी। उसके प्रत्येक शेयर का जो बाजार मूल्य है हम उसको निकाल सकते हैं। तो 1430 में आप डिवाइड करेंगे कितने से, 13 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 13, एक बार जाएगा और एक बार 10, 110 रुपए। तो 110 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। बेहद आसान, बेहद खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं और मैं इसे सॉल्व करता हूँ। किसी वृत्त की परिधि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो वृत्त की सर्कमफेरेंस होती है 2πr होती है जी। और यहाँ पर जो वर्ग होता है उसकी परिधि आप जानते हैं 4 इंटू साइड 4a भुजा मैंने मान ली इसकी a। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है। और पाई का आप अगर यहाँ पर वैल्यू रख दें 22/7, और ये r, तो r और a का यहाँ पर हम रेशियो निकाल देंगे। ठीक है जी। और यहाँ से 2 भी था, 2, इस 2 से मैं इसको काट दे रहा हूँ 11 टाइम, 11 टाइम। तो यहाँ से आप निकालेंगे r अपॉन a, कितना हो जाएगा 7/11। यहाँ पर हमें रेडियस और उसकी साइड का जो वर्ग है उसकी साइड का अनुपात पता चल गया 7/11। तो हमें पूछा गया उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। आपको बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर जी, वर्ग का। तो लगा देंगे आप वैल्यू यहाँ पर 22/7 फिर से रखेंगे तो 22/7 आ जाएगा ये। ठीक है जी। और आर का मान लगाएंगे यहाँ पर आप 7, 7 का स्क्वायर, तो 7 को 2 बार लिख दे रहा हूँ, क्यों अलग अलग लिखूं। और यहाँ पर आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा जी। तो 7 से एक 7 ही कैंसिल ही हो जाएगा। और 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, और 11 से ही जाएगा 11 टाइम। तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 11, 14/11। इसमें कौन से ऑप्शन दिया है, तो 14/11 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसे समझ पाए होंगे, बेहद आसान सा प्रश्न था। तो इसी बात पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कहता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा। यदि m की पावर n बराबर 32, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है, तो n की पावर mn का मान। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर मैं मान लेता हूँ m की पावर n। तो मैं यहाँ पर m की पावर n आप लोगों को पता ही होगा, 2 की पावर हम 5 करते हैं तब वो 32 के बराबर आता है जी, बिल्कुल आता है। तो आप बताएंगे m का मान कितना हो जाएगा। m का मान हो जाएगा यहाँ से 2, और n कितना हो जाएगा 5। ठीक है। फिर जो हमें पूछा गया रख देंगे, n यहाँ पर 5 है और इसकी घात mn आप करेंगे तो 10, तो 5 की घात 10, 5 to the power 10 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 96। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, जहाँ एफ एक्स एक द्विघात बहुपद है, जहाँ x अक्ष पर -2,0 b -3,0 पर मिलता है। तो एफ एक्स के लिए अभिव्यक्ति कुल मिला के हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो उसका क्वाड्रेटिक बहुपद जो पॉलिनोमियल है उसका इक्वेशन हमें बताना है, जो कि 2 पॉइंट से पास होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है ये वाला, ये एक्स और ये आपका वाई। तो जो पॉलिनोमियल है -2,0 और 3,0 से पास होता है, वो मतलब वाई एक्सिस का बिल्कुल डिस्टेंस उन्हें नहीं कवर किया जी। तो मान लीजिए ये यहाँ से जाता है, ऐसे गुजरता है हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये वाला पॉइंट दिया है इसने माइनस का 3,0, और ये दिया है माइनस का, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये दिया माइनस का 2,0 जी। तो हमें बताना है इसका इक्वेशन क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का इक्वेशन। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे कितनी आएगी, ये आएगी माइनस का 3, और यहाँ से आप एक्स बताएंगे मुझे कितना आएगा माइनस का 2। तो एक तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप एक तो तरीका लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, क्वाड्रेटिक का होता है। लेकिन या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो कितना हो जाएगा, एक्स जो हमारा पी एक्स निकल के आएगा, एफ एक्स निकल के आएगा, वो हमारा आ जाएगा x+3 और x+2 जी। ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, पहले का स्क्वायर करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 और x मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस दोनों का इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को इतना भी नहीं पता है, आप ऐसे इसको नहीं बना पा रहे हैं,
तो आप एक तरीका और लगा सकते हैं, आप ऑप्शन ही चेक कर सकते हैं। एक्स की जगह आप यहाँ पर -2 पुट करें तो ये सेटिस्फाई करेगा। इन चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, -3। -2 और -3 पर जो भी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मान 3n/5 है तो n का मान, कोई प्रश्न है ये, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है 3n में 5 से डिवाइड कर रहा है, तो n का मान कितना हो सकता है? 5 ही हो सकता है। n का मान कितना हो सकता है? 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं और 5 से यहाँ पर हमें डिवाइड दिया, ये तो n का मान 5 है, तभी तो इसका ये माध्य यहाँ पर बनाया 3n/5। अगर आपको उम्मीद, अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो आप रख के देख सकते हैं, n बराबर 5 रखिए, आप यहाँ पर रखिए 3 × 5/5, तो इसका माध्य कितना आ गया? 3। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम 1 से लेकर n तक की संख्याओं का माध्य निकाल देते, 1 2 3, चलो ये चीज भी आप लोगों को बता दी जाए, बहुत ही काम की चीज है ये। तो अगर 1 से लेकर n तक की संख्याओं का माध्य निकालते हैं तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का सम निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा? इसके सम का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, ये तो हो गया इसका सम। लेकिन हमें चाहिए इसका मीन चाहिए माध्य, तो हम इसमें n से डिवाइड कर देंगे, तो n से आप n इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसका जो मीन होता है n+1/2 होता है, और यही प्रश्न में हमें कितने के बराबर दिया है यहाँ पर, ये इसके मीन का फॉर्मूला है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, n+1/2। लगातार n संख्याओं का जो माध्य होता है n+1/2, उसी की वैल्यू इस प्रश्न में दी गई है 3n/5 n+1/2। तो आप यहाँ से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6n और ये हो जाएगा हमसे 5n+5। तो आप इसको इधर लेके जाएंगे तो n बराबर कितना मिल गया यहाँ से? 5। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि n का मान 5 होगा। तो आपको इतना ही, कुछ भी नहीं करना है, बस मैंने आपको ज्यादा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज बता दी है। बस सॉल्व आप लोगों को वैसे ही दिख रहा है। अगर हम 5 डिवाइड में आया है तो 5 से अपॉन में क्या आता है? हम संख्याओं का माध्य निकालते हैं, तो जो माध्य होता क्या है? माध्य का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन होंगे, जितनी संख्या होगी अपॉन में आएंगे, तो वही तो 5 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को इसकी ऊंचाई के मध्य से दो भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। छोटे शंकु के आयतन का पूरे शंकु का आयतन का अनुपात। ठीक है जी, तो बता देता हूँ इसका भी कंसेप्ट आप लोगों को है क्या। जैसे ये एक कोई कोण था, एक कोण था एक, ठीक है जी, ये कोण था, ज्यादा अच्छा तो नहीं बनाया लेकिन आप समझ सकते हैं कौन ही है ये। और मान लीजिए इसका यहाँ पर सेंटर था ओ, और मान लो इसको क्या किया है, यहाँ से एक प्लेन द्वारा इसको काट दिया गया यहाँ से, इस पॉइंट से, ये इसका सेंटर था। तो इसने बोला है ये बराबर भाग से काटा, तो मान लीजिए इसकी टोटल लंबाई में 2 मान लेता हूँ। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की टोटल 2, बराबर में काटेगा तो यहाँ से एक ये हो जाएगी, एक मान लो डी पॉइंट से काटा है इसने, तो एडी और डी बराबर हो जाएगी 1 1। तो इस प्रश्न में जब भी आपको वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। छोटे वाला इसकी हाइट हो जाएगी ये 1, इसकी हाइट 1, और बड़े वाले की आ जाएगी 2। तो बस हाइट का जो भी रेशियो है, यहाँ पर हाइट का रेशियो कितना आया? h1 और h2, तो वो हमारा आया 1 और 2 का। ठीक है जी, तो यहाँ पर वॉल्यूम का अनुपात जब भी आपसे पूछा जाए b1 और b2, तो आपको इसका क्यूब कर देना, क्यूब रूट नहीं, सॉरी क्यूब, 1 का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब। हाइट जो भी होगा इसको हम कर देना क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, और 2 का होता है 1, तो 1:8 इसके वॉल्यूम का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बस इसी तरह से आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। एक आदमी को 2840 रुपए के उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है, तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। कोई भी कंपनी अपने जो शेयर धारक है उसको 8% लाभांश देती है, और लाभांश के रूप में उसको 2840 मिल जाते हैं, तो उसको बताना है शेयर का अंकित मूल्य कितना। तो भैया क्या प्रश्न है? कुछ नहीं है, 8% की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी गई है, 8% बराबर कुछ एक्सप्रेस कुछ नहीं बनना आप लोगों को, बस डायरेक्ट करना 2840। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालें, कितनी हो जाएगी? 8 से पहले कट जाएगा ये 3 टाइम, फिर कट जाएगा यहाँ से 4 बजेगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। ये आ गया, हमें बताना 100%, क्योंकि अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा उसका एमआरपी, तो ये हो जाएगा 35500। तो 35,500 रुपए उसके शेयर का अंकित मूल्य रहा होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दिया है, कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ई ही आपको टिक करना पड़ेगा जब हमारा ऑप्शन नहीं मैच करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का मान है। तो भाई मैं तो देखते ही इसको मार दूंगा, इसका आंसर भैया 0 आएगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। कैसे बता दिया मैंने आप लोगों को, बता देता हूँ। जब भी हमें देखिए साइन ए माइनस साइन ए माइनस कॉस बी, ये इसका मान क्या होता है? 0। कब? जब a प्लस बी बराबर 90 हो, वैन a प्लस बी बराबर 90, और a प्लस बी हमारा 90 के बराबर है, तो हमेशा साइन a माइनस
कॉस बी का मान होता है 0 के बराबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों का थीटा का अगर योग करेंगे 45 कितना हो जाएगा 90, और यहाँ से ये थीटा से थीटा कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ से दोनों का आप योग करेंगे वो 90 के बराबर आया, इसलिए यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है जी। आपको इतना भी नहीं पता है, मान लो आप लोगों को ये नहीं मालूम है, ठीक है, तो फिर तब आप क्या करेंगे, तब आप मान लीजिए मैं थीटा की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख देता हूँ, मान लो मैंने थीटा 0 ही रख दिया, इस थीटा को मैं 0 कर देता हूँ, इस थीटा को 0, ठीक है जी। तो आप बताएंगे फिर कितना हो जाएगा ये, तो ये साइन 45 आएगा, साइन 45, और ये कॉस 45। तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं 1/√2 और 1/√, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तब भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो थीटा की आप कोई और वैल्यू रखना है, आप ऐसे नहीं रखना चाहते हैं, तो कुछ भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, हमेशा इसका आंसर 0 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो बढ़ते हैं इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। यदि रेखाखंड को 3/7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होते हैं? भाई कितना आसान सा प्रश्न है। आपकी मैम ने कभी बताया होगा क्लास शायद 9th-10th में आप लोगों को अंतर विभाजन और इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बताया गया होगा। मान लो कोई रेखाखंड आप रचना कंस्ट्रक्शन भी की होगी आप लोगों ने, तो ये भी रेखाखंड है, ये भी, और मैं इसको किसी भी अनुपात में डिवाइड करना होता था, मान लो एक्स और वाई के अनुपात में हम डिवाइड करते थे, तो हम क्या करते थे यहाँ पर इसके बराबर में नीचे या ऊपर कहीं भी ऐसे एक और लाइन एक्स्ट्रा लाइन खींच लेते थे, ऐसे जैसे मान लो सी लाइन। तो जितना यहाँ पर हमें दे रखा होता था, जैसे एम और एन का अनुपात दिया होता था, एम रेशियो एन, तो हम क्या करते थे, जिसको हम ऐड करके देखते थे, इसको एम और एन को ऐड करते थे। यहाँ पर एम और एन कितना है, 3 और 7 है, 3 और 7 को ऐड करेंगे तो जितना ऐड करने पर ये रेशियो आता था उतना ही कॉलम इसमें आप ऐसे टिक करते थे, आप लोगों को पता होगा ऐसे 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 ये आप टिक करते थे। तो ये इसको कितने भाग में डिवाइड करते थे हम, जितना यहाँ पर m प्लस एन का मान होता था, m प्लस एन के बराबर ये इसके टोटल होते थे यहाँ पर विभाजन, इतने विभाजन इसके होते थे ये, ठीक है, होते थे, बिल्कुल होते थे। तो बस क्या है इस प्रश्न में, बस मौके क्वेश्चन था, बस ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता था, ये वाला ये कंसेप्ट आप लोगों को मालूम था, तो 7 और 3 को आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 हमें उसके भाग करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। यदि पी ए और पीबी केंद्र ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है, कोण ए पीबी 50 डिग्री, तो ओ ए बी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है भैया, इसका आंसर हो जाएगा, बस इसका आधा कर दो आप, 50 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 25 डिग्री, 25। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैंने कैसे कर दिया डायरेक्ट ही ना, देखते ही मैंने कर दिया, क्यों? तो आप लोगों को इसके पीछे का कारण बता देता हूँ, क्योंकि मुझे इसके पीछे का रीजन मालूम था, इसलिए मैंने कर दिया। आप लोगों को अगर इसके पीछे का रीजन नहीं पता है तो आप लोग समझ लीजिए जी। मान लीजिए कि ये सर्किल था, ये वाला, ये सर्किल था, एक मिनट, डिस्टर्बेंस कर दिया, डिस्टर्बेंस कर दिया था, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा तो डिस्टर्बेंस होता ही है। ये सर्किल हमने लिया था यहाँ पर एक, जी सर्किल, तो यहाँ पर एक पॉइंट था बाहर पी, पी पॉइंट से इस पर दो इसकी टेंजेंट खींची जाती है, स्पर्शी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ये ए थी और ये बी, और यहाँ पर इसका सेंटर था ये वाला, ये सेंटर हमेशा आप लोगों को पता होगा यहाँ से 90 डिग्री पे मिलता है, ये इसको 90 डिग्री पे मिलता है, टेंजेंट से सेंटर से हम जो लाइन मिलाते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर, रेडियस उसकी 90 डिग्री पर मिलती है। तो ये वाला एंगल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो ये एंगल दोनों हमेशा इसके आधे, ये तो 90 हो जाएगा, लेकिन ये 90 में यहाँ से भी हटा देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से मिला दूँ, जैसे इस लाइन को यहाँ से मिला दिया जाएगा ऐसे, तो हमें बताना ये वाला ओ ए बी, ये वाला एंगल, ये एंगल बताना ये। तो ये एंगल आप लोगों को ध्यान रखना है, टी एंगल का हमेशा आधा होता है, जहाँ पर ये दोनों जैसे ए ओ ए बी पूछे आप लोगों से, ओ ए बी, या फिर आप लोगों से पूछे ओ बी ए, दोनों हमेशा होते हैं एंगल पी का आधा। ये आप लोगों को कंसेप्ट ध्यान रखना है, और बता देता हूँ होता वो इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों एंगल 90 90 के हो जाएंगे, तो इन दोनों एंगल का, एंगल ओ और एंगल पी का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बनेगा, चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 180 अगर ये दोनों हो जाएंगे, दोनों 180 हो गए, तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये आप बताएंगे एंगल ओ, तो एंगल ओ इसका 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो 130 डिग्री आएगा, ये वाला 130। अब 130 ये आ गया, तो बाकी का ये ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल, ऐसा आप लोग अलग बना के दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें ये वाला एंगल अगर 130 डिग्री हो गया, और ये दोनों त्रिज्या है, ये वाली, ये रेडियस, ये भी रेडियस, अगर रेडियस है तो समान हो जाए, समान कोण बनाती है, तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, इन दोनों को आप माइनस करेंगे फिर से 180 में से 130, तो फिर से कितना बचेगा 50, तो 50 का आधा आप करेंगे तो ये 25 आएगा, और ये भी 25 आ जाएगा, ये वाला 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो हम इतना क्यों करेंगे, हम आप लोग मतलब पता ही है हमें, ये वाला एंगल जो है इसी का हमेशा आधा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। तो इस कंसेप्ट को मेरे भाई आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा है, बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो टैंक का कुल सतह का क्षेत्रफल है। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ पहले। एक गड्ढा है, कोई ये टैंक है, ये इधर बना देता हूँ यहाँ पर,
ऐसा यहाँ पर एक कोई टैंक है और यहाँ पर नीचे समतल है, ये प्लेन है और इसने बोला है यहाँ पर ये ऊपर इसके एक अर्धगोलाकार गड्ढा है ऐसा। ये तो अर्धगोलाकार गड्ढा कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसा में दिखेगा ये, ऐसे ठीक है जी, बिल्कुल दिखेगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दी है इसने वो दी है 1.45 मीटर, तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लें, 145 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, वो रेडियस दी गई है हमें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ये ऊपर आपका हेमिस्फीयर बनेगा अर्धगोला ये वाला, इसकी त्रिज्या और इस जो सिलेंडर है इन दोनों की त्रिज्या तो सेम रहेगी। तो यहाँ पर इसने पूछा है टैंक का कुल सतह का क्षेत्रफल, तो ये नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल तो नहीं आएगा, इसका कर्व सरफेस आएगा। जो इसका यहाँ पर जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है कर्व सरफेस आएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ये वाला ये अर्धगोले का क्षेत्रफल इतना ही तो दिखेगा हमें अंदर वाला ये। तो बस इसको निकाल देंगे हम, तो इसका जो कुल सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h हो गया, 2πr/h ठीक है जी। और यहाँ पर आप बताएंगे इस अर्धगोले का कितना होता है, तो वो 4π² होता है पूरे गोले का, लेकिन यहाँ पर आधा गोला है तो आधे गोले का हो जाएगा 2πr², 2πr²। यहाँ से आप इसमें से कॉमन ले लेंगे 2πr, 2πr कॉमन ले लेंगे तो ये h+r एक तरह से ये इसका टोटल सरफेस एरिया ही बन गया। जो सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया भी तो यही होता है, कुल सतह का क्षेत्र 2πr/h+r। बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे और आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा 2। पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 और आर की वैल्यू 30, ठीक है जी। और यहाँ पर h+r को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 175, 175। इसको आप ऐड करेंगे 175 आएगा, 7 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 175 को काट देंगे तो 7 से कटेगा ये 2 और 7×5 = 35 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 45 आएगा ये, और ये हो जाएगा यहाँ पर 750, ठीक है जी 750। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो ये वाला, और 5 का 4 से करेंगे जीरो, 5 चौके 20 और 7 चौके 28 और 20 और 48 हो जाएगा। 48 का यहाँ से आ जाएगा, 48 और 2 यहाँ से कह रही था 50, 7 और 4 28 और 5 33, 33। ये इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें इसमें आंसर दिया है इसमें मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप करेंगे 100 × 100, यही तो कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और एक के बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3.3 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेहद आसान सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें भी, बस आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी सॉल्व कर पाएंगे बेहद कम समय में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n हमेशा सात समाप्त होता है जी। कुल मिला के हमें ये बताना है n यहाँ पर कोई एक संख्या है प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो हमेशा लास्ट में क्वेश्चन में ये है कि हमें लास्ट में हमेशा क्या दिखाई देगा, इसका इकाई अंक है, इकाई अंक किसके साथ खत्म होगा, यहाँ पर इकाई अंक पे हमेशा क्या बचेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हम नेचुरल संख्या कोई भी रख सकते हैं। मान लो मैंने n बराबर 1 ही रख दिया था जी, 1। तो यहाँ पर 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है 1 नहीं आएगा तो एक और रख के देख लेते हैं, चलो इसी बात पर। तो n बराबर मैं यहाँ पर रखता हूँ 2, n = 2 रखिए आप। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 36 में से 25 आप माइनस करेंगे कितना बचेगा जी 11, लास्ट में क्या आया 1, तब भी 1 दिखाई देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमेशा 1 के साथ समाप्त होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हमेशा इसके लास्ट में इकाई अंक पर 1 ही बचेगा। तो इसी बात पर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। समीकरणों की जोड़ी x बराबर a और y बराबर b ग्राफ द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो मतलब इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है जी, मैं इसको आपको इसी से बता देता हूँ क्या ही है इस प्रश्न में, बेहद आसान सा प्रश्न है ये हमारा अक्षांश हो गया ये x और y एक्सिस हो गया, x एंड y एक्सिस। तो अब मान लीजिए यहाँ पर x बराबर a लाइन होती थी, उसका इक्वेशन क्या होता था, x बराबर a ये हो जाता था, ये वाला x बराबर a, x इक्वल टू a, और y बराबर b का ये होता था, y बराबर b, y इक्वल टू b। तो यहाँ पर ये दोनों काटेंगे पॉइंट पर, जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा ऑर्डर पेयर में x, y होता था, x मान कितना था a और y का मान b, a, b। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा a, b होगा, और ये लाइन कभी भी एक दूसरे के समांतर होंगे या नहीं होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। तो पहला ऑप्शन दिया है बी ए पर प्रतिच्छेद, गलत, पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं। समांतर बिल्कुल नहीं, 0,0 पर बिल्कुल नहीं, संपादी रेखा बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर इसमें देता है ए, बी पर प्रतिच्छेद करती है, ए, बी पर इंटरसेक्ट करती है, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाता है, लेकिन इसमें दिया बी, ए पर, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत है। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ई आप टिक करेंगे, ठीक है जी। तो ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल में। समझ गए, बहुत आसान सा प्रश्न था, कुछ भी नहीं था इसमें भी, इसे बिना बिना बनाए भी आप कर सकते थे अगर आपको इसका कंसेप्ट मालूम है तो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बाउंड्री लगाता है, बाउंड्री न लगा पाने की प्रायिकता। तो बहुत आसान सा प्रश्न है यहाँ पर। अगर मैं मान लेता हूँ इसने बाउंड्री कितनी लगाई है 8, तो आप बताएंगे बाउंड्री न कितनी बाउंड्री इसने नहीं लगाई, तो 40 में से आप 8 माइनस कर देंगे, ठीक है, अपॉन टोटल यहाँ पर कितने गेंदे 40 जी, 40। तो यही तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, बाउंड्री न लगाने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 32/40। आप इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 8 टाइम कटेगा, 8 से ही कर लें सिंपल सा डिवाइड,
8 से करेंगे तो ये 4 बार कटेगा और ये 5 बार, 4/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। बाउंड्री ना लगाने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 4/5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अगर आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, जैसे 1 में से माइनस करके 1 माइनस बाउंड्री लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/40। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5 इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 4/5 आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसे भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि tan a बराबर cot 30 प्लस a, तो a का मान, बहुत आसान सा प्रश्न। जब भी हमें tan a और cot b इक्वल में दिए हुए, अगर tan a इक्वल टू cot b के, अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास होती है तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर a प्लस b का मान हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रश्न में क्या ही बचा, आप ऐड करेंगे, a का मान a है और b की जगह कितना 30 प्लस a, 30 प्लस a, इसको आप 90 के बराबर रखेंगे। तो 2a बराबर कितना बचेगा यहाँ पे, तो आप 30 उधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त 60। ए आपको निकालना, तो ए बराबर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 30, तो 30 डिग्री इस सवाल का सही आंसर है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आप इसका टिक करेंगे। ठीक है जी, तो ठीक है भाई, बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। आप समझ रहे होंगे, सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए 15.5, 20 पर तोरण कम से कम और तोरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं तो डेटा का माध्य। तो जब भी आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन देखें, जब भी यहाँ पर ऑर्डर पेयर में x, y कोई डेटा दिया गया है, तोरण से कम और तोरण से ज्यादा वाला डेटा दिया गया है, तो उसका जो माध्य होता है, माध्यक हमेशा, माध्य सॉरी माध्यक, मीडियन उसकी, इसकी जो मीडियन होती है हमेशा x होता है। x वाला यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी मीडियन हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इसमें कितना दिया है 15.5। तो इस प्रश्न में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अवलोकन कुछ भी दिए हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर पेयर हमें जो भी दिखाई देगा, तोरण से कम वाला, तोरण से ज्यादा वाला, तो हमें कम वाला लेना होता है। यहाँ पर x का मान, x की जगह पर जो भी हमें दिखाई देगी वैल्यू, वही उसका माध्यक होता है, वही इसकी मीडियन होती है। तो 15.50 इसका मीडियन होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। इसमें प्रोबेबिलिटी के बहुत ही प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा प्लीज आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। उसमें से कई प्रश्न आप देख चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें। तो यहाँ पर दिया गया है गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो गैर लीप वर्ष होती है उसमें कितने दिन होते हैं, तो दिन की बात करें, गैर लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365। ठीक है, और लीप वर्ष में कितने हो जाते हैं, लीप ईयर जो होती है उसमें होते हैं 366, 360 डे। आप लोगों को ये चीज पता होगी, और नहीं पता है तो आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें लीप ईयर में एक दिन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फरवरी उसमें 29 की हो जाती है। आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। तो अब यहाँ पर हम बात करें, इसमें 365 दिन वाली जो साल होती है उसके अंदर होते हैं भैया 52 तो सप्ताह होते हैं, 52 यहाँ पर वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, और यहाँ पर एक डे एक्स्ट्रा होता है, 1 डे। तब ये मिलके बनाते हैं 365 दिन। लेकिन इसी में क्या होता है, इस वाले में 366 वाले में लीप ईयर में इसमें 2 दिन आ जाते हैं बस। 52 वीक तो रहेंगे, लेकिन डेज में एक्स्ट्रा आ जाएंगे 2, बस इतना सा अंतर है। इसमें एक डे एक्स्ट्रा रहता है, इसमें 2। ठीक है जी। तो अब जो यहाँ पर 52 वीक में, अब 52 वीक होगा तो इसमें मतलब जो संडे आएंगे वो कितने आएंगे, 52 तो आएंगे, 52 संडे तो इसमें आएंगे ही, वो तो आने ही है। ठीक है जी। अब लेकिन यहाँ पर एक जो दिन एक्स्ट्रा रहेगा, एक दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर कोई सा भी दिन आ सकता है उनमें से। जो दिन बचे यहाँ पर 7 दिन में से कोई सा भी दिन आ सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, और सैटरडे। ये 7 दिन यहाँ पर हो गए, 7 में से कोई सा भी दिन यहाँ पर जो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा वो आ सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल नंबर ऑफ एस हो जाएगा, नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 में से कोई भी दिन आएगा। नंबर ऑफ एस यहाँ पर हो जाएगा 7, लेकिन हमें लेना है कोई भी एक दिन। तो मान लो मुझे संडे चाहिए, इसमें संडे इसमें है कितना, एक, तो एक ही संडे आ सकता है ये। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 1/7, 1/7 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। कुल मिलाकर बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए 52 वीक होते हैं, और उसके अलावा एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा वो 7 दिन में से ही आएगा। तो हमारा संडे, मान लो संडे आया, संडे एक आएगा और वो 7 में से, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। ठीक है जी। तो सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 39 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ। तो आप वीडियो को लाइक भी कर लें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों को लगता है आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं। तो क्लास को लाइक भी करते रहें, वीडियो देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो इसी बात पर लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का 140वां क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन नंबरिंग में 110वां क्वेश्चन है। 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ज्ञात क्या, क्या नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट। 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर हो। तो टावर की ऊंचाई बतानी है यहाँ पर मेरे भाई। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे आसान सवाल और क्या ही हो सकता है। इसका भी मैं चित्र बना लूं पहले आप लोगों को। जैसे यहाँ पर एक
25 मीटर ऊंची कोई एक चट्टान थी, और उसका ये 25 मीटर ऊंची कोई चट्टान मैंने मान ली, और यहाँ पर एक ये टावर, टावर ये वाला, ठीक है। ए भी कोई चट्टान थी, ए और बी, इसकी लंबाई हमें दी थी यहाँ पर ऊंचाई 25 मीटर, 25 मीटर। इसका आप समतल यहाँ से मिला देंगे इसको ऐसे, और ये सी डी मान लेंगे आप, सी डी यहाँ पर कोई भी एक चट्टान थी, ठीक है जी। तो यहाँ से इसने दिया है इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण ये वाला, ये, और इसका अवनमन कोण, दोनों बराबर हैं। अवनमन कोण आप लोगों को पता ही होगा, नीचे की तरफ बनता है, उन्नयन कोण शीर्ष की तरफ बनता है, तो ये दोनों बराबर हैं। इसको लाइन को हम ऐसे करके मिला देंगे ये। तो ये वाला कोण ये हो गया इसका उन्नयन कोण, इसको मैंने मान लिया अल्फा, और ये भी मान लिया अवनमन कोण, ये हो गया अल्फा, ये दोनों बराबर बराबर हैं, ठीक है जी। और ये 25, अगर ये 25 है तो इसको पॉइंट को मैं ई नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर ये भी 25 हो जाएगा, 25, ठीक है जी। तो अब इस ट्रायंगल में आप लोग बताएंगे मुझे, ये वाला जहाँ भी हमें जेड जैसा दिखाई देता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल एबीसी में बात करें, ट्रायंगल एबीसी में, ये इसका आंसर तो 50 आना है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये 25 है, ये 25 है, तो ये भी 25, क्योंकि एंगल बराबर है, तो ये भी 25 हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है वैसे इसमें। ट्रायंगल एबीसी में आप अगर देख रहे हैं, ये वाली ए भी 25 है, उधर ईसी भी 25 है, इस वाले ट्रायंगल में देखें बी डी और ई में, और ट्रायंगल बी ई सी में, तो यहाँ पर एंगल दोनों समान है। समान जो कोण होते हैं उनके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है, तो अगर अल्फा के सामने यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 25 है, तो इस वाले एंगल के सामने ये वाली भी 25 हो जाएगी, डी ई भी 25 होगी, ठीक है। तो हमारी जो हमारी चट्टान थी इसकी ऊंचाई कितनी थी, सी डी तो थी, तो सी डी कितना हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत है नहीं वैसे इस प्रश्न में, सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25, तो आप ऐड करेंगे तो 50 मीटर आ जाएगा। तो उस चट्टान की ऊंचाई है भैया 50 मीटर, 50, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, मौखिक प्रश्न था ये भी, बस मैंने आप लोगों को समझाया चित्र से ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो 50, और अगर आप लोगों को अब भी डाउट है तो थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे अब ये मैं जो बता रहा था, इस ट्रायंगल में आप टेन अल्फा लगाएंगे, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, तो टेन अल्फा बोलेंगे 25 अपॉन ए सी में, इसको एक्स मान लेना, अपॉन एक्स आएगा ये। इस वाले ट्रायंगल में आप लगाना टेन अल्फा, ट्रायंगल बी डी ई में, बी डी में इसमें टेन अल्फा लगाइए, तो टेन अल्फा बराबर आ जाएगा 25, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, वो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 25 अपॉन एक्स आएगा जी। 25, एक मिनट, 25 अपॉन एक्स, एक मिनट, 25 ये तो पता ही नहीं था ना, मैं ये 25 क्यों आएगा, ये तो निकाल ही रहा है ना, एक मिनट, ये वाला यहाँ से सीडी तो हमें निकालना ही है, पेन चेंज भी कर लूँ थोड़ा, यहाँ पर टेन अल्फा लगाएंगे तो आएगा डी ई अपॉन बी ई, बी हमारे पास एक्स था, तो टेन अल्फा का मान हमें यहाँ से निकाल चुके हैं पहले ही, 25 अपॉन एक्स, तो 25 अपॉन एक्स यहाँ पुट करेंगे आप, और ये हो जाएगा डी ई अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, तो डी ई बराबर कितना आ गया यहाँ से 25, डी यहाँ से ही 25 आ गया, तो इतना क्यों करेंगे, 25 आ गया, तो 25 25 आप ऐड करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 50 मीटर। तो उस जो हमारा टावर दिया है, टावर की ऊंचाई है यहाँ पर 50 मीटर, ठीक है जी। चट्टान यहाँ पर 25 मीटर की थी, तो हमें टावर की ऊंचाई बतानी थी, टावर की ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी 50 मीटर, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो बस जितने भी प्रश्न उसमें मैथ सेक्शन में पूछे गए, तो मैंने आप सभी को सॉल्व करा दिए, और जनरल सेक्शन में कुछ क्वेश्चन मैथ के और होते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी देखें क्लास को, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो भी किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर डीपीएससी टीजीटी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, तब भी ये क्लास देख सकते हैं, बहुत कुछ वो इससे सीख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप क्लास को देखें, एंजॉय करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, थैंक यू।